हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वेयर वी आर कवरिंग मल्टी थ्रेडिंग। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिसिटी के ऊपर। इस क्लास को हम बेसिकली बोल सकते हैं एटॉमिसिटी मास्टर क्लास, जहां पे हम एटॉमिसिटी के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। एटॉमिसिटी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, उसको देखेंगे। इसको ना फॉलो करने से किस तरह की दिक्कतों के सामना करने पड़ सकती है हमें। एटॉमिसिटी को जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रॉब्लम से। देन उससे हम अपना इंट्यूशन बिल्ड करके एटॉमिसिटी के बारे में और भी जानेंगे डिटेल में। एक सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से आपके फ्रेंड के पास आपका एटीएम है और आपके पास आपका यूपीआई है। ठीक है, आप दोनों अलग अलग एक शॉप पे गए। ठीक है, शॉप 1 शॉप 2। ठीक है, यहाँ पे आपने इस शॉप पे पेमेंट किया लेट्स से $500। यहाँ पे आपके फ्रेंड ने पे किया $300। ठीक है, और अकाउंट में है आपके $1000। ठीक है, ये सिनेरियो होने के बाद आपके पास बैलेंस अमाउंट क्या होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो आप इजिली गेस कर पाओगे कि मैंने $500 खर्च किया, मेरे दोस्त ने $300 खर्च किया, टोटल हो गए $800 और मेरे अकाउंट में $1000 थे, तो $200 बचे। तो आप सीधा बोलोगे कि $200 बचेंगे अकाउंट में। ठीक है, ये तब वैलिड होता जब ये कोड, लेट से कोई भी बैंक होगा ABC, इसका बैकएंड कोड सिंगल थ्रेड पे रन करेगा तब। ये कोई भी बैंक होगा लेट से ABC, उसका जो भी बैकएंड कोड लिखा हुआ होगा वो अगर सिंगल थ्रेड में रन होगा, देन आपके पास बैलेंस अमाउंट $200 होगा। ठीक है, अभी सेम कोड, ठीक है, अभी सेम कोड अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में रन करोगे, देन आपको क्या इशू हो सकता है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमने देखा सिंगल थ्रेड के ऊपर रन करेगा, वेल एंड गुड, सब चीज सही चलेगा, हमारे पास $200 बैलेंस अमाउंट आएगा, वेल एंड गुड, सब चीज अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है जब सेम चीज को मैंने मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में रन किया, तब क्या इशू आएगा। मैंने एक टेबल बनाया जिससे हमें समझने में आसानी पड़ेगी कि जब हम सेम कोड को मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में रन करेंगे, देन उससे इश्यूज क्या आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ मैंने टाइम दिया हुआ है T1 T2 T3 से T6 तक। लेट्स से ये सब सेकंड्स है, 1 से 6 सेकंड्स के बीच में सारे ट्रांजेक्शन मेरे कंप्लीट हो गए, दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी क्या है, लेट्स से फर्स्ट सेकंड में मैंने यूपीआई पेमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया, तब मैंने बैलेंस रीड किया $1000। ठीक है, देन उसके नेक्स्ट सेकेंड जब वो प्रोसेस हो रहा होगा, थ्रेड बी जो कि एटीएम से पैसा मेरा दोस्त निकाल रहा है, वो उसने भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो दूसरे सेकंड लेट से उसने भी रीड किया $1000, मेरे अकाउंट में $1000 थे, उसने रीड किया। ठीक है, लेट से जब ये रीड कर रहा होगा, लेट से मेरा यूपीआई का प्रोसेस कुछ और आगे बढ़ा, उस टाइम मैंने जो भी बैलेंस है उसमें से जितना भी मेरे को खर्च करना है वो कैलकुलेशन चल रहा है, बेसिकली माइनस हो रहा है। यहाँ पे 1000 था, 300 का मैंने सामान खरीदा, तो वो अभी कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे। सेम जब ये हो रहा होगा तब एटीएम का भी कैलकुलेशन चल रहा होगा जो मेरे दोस्त ने खर्च किए हैं। लेट से उसने 500 खर्च किए, तो 1000 माइनस 500 हो रहा होगा। देन पांचवें सेकंड में जब मेरा दोस्त का एटीएम का प्रोसेस चल रहा होगा, अभी माइनस हो रहा होगा, मैंने बैलेंस अपडेट कर दिया 700। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक इस सिचुएशन तक कोई भी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ था मेरे अकाउंट में। ठीक है, इसलिए यहाँ तक $1000 मेरे अकाउंट में थे। ठीक है, पांचवें सेकंड में क्या हुआ, मेरे यूपीआई ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचा इस कैलकुलेशन का $700, वो मेरा अकाउंट बैलेंस अपडेट हो गया $700। ठीक है, नाउ उसके नेक्स्ट सेकेंड मेरे दोस्त का भी एटीएम ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके पास $500 बचा, और वो $500 मेरे अकाउंट में राइट हो गया, बेसिकली अपडेट हो गया। अगर आप देखो, जब ये सिंगल थ्रेडेड में चल रहा था
तब हमारे पास बैलेंस, जो एक्चुअल बैलेंस, करेक्ट बैलेंस था वो $200 का था, लेकिन जैसे ही मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे सपोर्ट आया, यहाँ पे बैलेंस गलत तरीके से अपडेट हो गया $500, जो कि गलत है। सो लेट्स से आप किसी भी बैंक के लिए कोड डेवलपमेंट का काम करते हो, ठीक है, और आपने ये पूरा प्रोसेस जो भी है, डेबिट का प्रोसेस आपने लिखा है और आपने मल्टी थ्रेडिंग का यूज किया है, बट आप एटॉमिसिटी को नेग्लेक्ट कर दिए हो, इसको ध्यान में नहीं रखे हो, तो आप अनवांटेडली गलत बैलेंस अपडेट करोगे यूजर के अकाउंट में, जिससे फायदा किसको होगा? यूजर्स को। नुकसान किसको होंगे? बैंक्स को। और ये नुकसान के कारण आपको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो आप सीरियसनेस समझ रहे हो? सो अगर आप अनजाने में मल्टी थ्रेडिंग को यूज करते हो अपने कोड में और उसके रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपको अलग अलग तरीके के बग्स आएंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे डीबग करने के लिए, ठीक है। सो अभी तक हमने बात किया सिचुएशन क्या था, सिनेरियो क्या था, मल्टी थ्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों आते हैं उस पर बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपने अभी प्रॉब्लम देखा था, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को रेस कंडीशन बोलते हैं, जहां पे दो थ्रेड सेम वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करते हैं एंड देन उसको अलग गलत तरीके से अपडेट या मॉडिफाई कर देते हैं। देन उस टाइम में जो सिनेरियो आता है उसको हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये रेस कंडीशन आता क्यों है उस पर बात करते हैं। सो बेसिकली हम लोग बात करते हैं बिहाइंड द सीन, ठीक है। सो जो भी ये रेस कंडीशन इशू आते हैं मल्टी थ्रेडिंग के कोड्स में, सो वो मेनली दो रीजंस की वजह से आते हैं। कैशिंग, रीऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो हम एक एक करके दोनों के ऊपर बात करेंगे, ठीक। सो फर्स्ट थिंग इज कैशिंग, जो कि लो लेवल पे हम लोग बात करेंगे, बेसिकली सीपीयू लेवल पे होता क्या है। सो बेसिकली लेट्स से हमारे पास रैम है, ठीक है। सो जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है, जो जब भी वो रनिंग फेज में जितने भी तरह से डेटा से कांटेक्ट करता है या डेटा क्रिएशन होता है, वो सारे के सारे रैम में होते हैं, ठीक है। सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। लेट्स से ये आपका 3 कोर्स है सीपीयू के, ठीक है। हर कोर के पास एक अपना लोकल मेमोरी या कैसे आप बोल सकते हो वो होता है, ठीक है। तो होता क्या है, सीपीयू जब भी आपके प्रोग्राम्स में डेटा के साथ किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे आप डेटा के साथ कोई भी तरह के ऑपरेशंस कर रहे होते हो, वो डेटा एक्चुअली स्टोर कहाँ होता है? रैम में, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, इस रैम से वो अपने लोकल मेमोरी में लोड करता है। क्या करता है? सीपीयू लोड करता है जो भी रैम में डेटा है जिसके ऊपर उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। वो क्यों करता है? फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। लोड करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, देन वो वापस से रैम में उस वैल्यू को अपडेट कर देता है। सो अगर आप देखो छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करूं जो हम सिनेरियो पे बात कर रहे थे, लेट से वहां पे एक कंडीशन, वहां पे एक ऑपरेशन लिखा हुआ होगा, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। ये सिंगल इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ध्यान से इसको समझने का आप कोशिश करिएगा। ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जहां पे हम बैलेंस को अपडेट कर रहे हैं, बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट से, ये आपको सिंगल इंस्ट्रक्शन देख रहा होगा। बट हमें कोड पर्सपेक्टिव से ना जाके हमें सीपीयू या लो लेवल के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना होगा कि ये सिंगल इंस्ट्रक्शन खुद में 3 ऑपरेशंस हैं, जहां पे हम बैलेंस रीड कर रहे हैं, देन बैलेंस मॉडिफाई कर रहे हैं, देन बैलेंस राइट कर रहे हैं। समझे? सेम चीज, लोड कर रहे मीन्स रीड कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, देन रैम में हम वापस उसको लिख रहे हैं। समझे? जो भी हम कोड में लिखते हैं वो हमें लगता है कि वो सिंगल ऑपरेशन है, बट
एट अ लो लेवल वो एक्चुअली मल्टीपल ऑपरेशंस में ब्रेकडाउन होते हैं, जिसके वजह से अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखोगे तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट्स में रेस कंडीशन जैसे इश्यूज क्रिएट होंगे। सो ये 3 ऑपरेशंस है। एक सिंगल इंडिविजुअल ऑपरेशन जो भी था, जो कोड लेवल पे हमें सिंगल इंस्ट्रक्शन लग रहा था, वो एक्चुअली लो लेवल पे 3 इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होते हैं। ठीक है। सो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन में डिवाइड हो गए तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्यों रेस कंडीशन होगी? इसलिए होगी कि जो भी सीपीयू लेवल पे एक थ्रेड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रहता है। ठीक है। इसका बेसिकली बस यही काम है कि टाइम टू टाइम किसी भी थ्रेड को रोक के किसी भी थ्रेड को रन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सारे थ्रेड्स को इक्वल टाइम मिले एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। इसी से हमारा कंकरेंसी होता है, इसी से हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेस इसी वजह से रन होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। सीपीयू एट अ वेरी लो लेवल वो सारे थ्रेड्स को बारी बारी से रन करने का मौका देता है, एंड जो भी करेंटली रनिंग थ्रेड होते हैं उसको वो स्टॉप करके या बेसिकली वेट मोड में डाल के किसी भी दूसरे थ्रेड्स को रन करते हैं। ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा कि रीड, मॉडिफाई, राइट, वो सिंगल इंस्ट्रक्शन इन 3 इंस्ट्रक्शंस में बटे हुए होते हैं। तो इश्यूज रेस कंडीशंस के क्रिएट होते हैं, इस तरह होते हैं कि लेट्स से ये है मेरा थ्रेड ए, ठीक है, ये है मेरा थ्रेड बी। ठीक है। तो जब थ्रेड ए मॉडिफाई कर रहा होगा वैल्यूज को, तभी सीपीयू इसको स्टॉप करके थ्रेड बी को स्टार्ट कर देगा। तो थ्रेड भी जब स्टार्ट होगा तो वो रीड फिर से उठाएगा। ठीक है। वो रीड को एग्जीक्यूट करेगा। तो रीड हमारे पास अभी भी $1000 ही है, क्योंकि मॉडिफाई ऑपरेशंस तो हो गया बट राइट ऑपरेशन नहीं हुआ, जिस वजह से हमें रेस कंडीशन का इशू फेस करना पड़ता है। उसका वन ऑफ द मेन प्राइमरी रीजन जो बिहाइंड द सीन एट अ वेरी लो लेवल इश्यूज होते हैं, वो होते हैं सीपीयू लेवल पे कैशिंग लगे होते हैं। ठीक है। दूसरा मेन इशू है रेस कंडीशन होने का, रीऑर्डरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का रीऑर्डर होना। जिस ऑर्डर में आप कोड लिखे हो, सीपीयू उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा सेम ऑर्डर में। ये अपने दिमाग से आप निकाल दो बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सीपीयू उस ऑर्डर में उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रीजन बीइंग फास्ट परफॉर्मेंस, सिंपल रीजन। जस्ट लाइक कि कैशिंग में क्यों कैश करता था, क्योंकि फास्ट एक्सेस हो पाए डेटा को। सेम वे आप रीऑर्डरिंग को भी आप समझ सकते हो। रीऑर्डर इसलिए करता है क्योंकि वो किसी भी टास्क को, किसी भी कोड को फास्टली एग्जीक्यूट कर पाए और उसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल पाए। ठीक है। सो अभी तक हमने बात किया, एक सिंपल सा सिनेरियो देखा, देन उस सेम सिनेरियो को सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट में और मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में रन करने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमने देखा। देन हमने बात किया एक स्पेशल कंडीशन जो मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होता है, जो कि होता है रेस कंडीशन, जहाँ पे सेम डेटा को मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करें, देन हमें जहाँ पे हमें प्रिडिक्टेड डेटा नहीं मिलता है। ठीक है। हमेशा स्टेल डेटा मिलता है। स्टेल डेटा मीन्स ओल्ड डेटा मिलता है। ठीक है। देन हमने बात किया इसके 2 बड़े मेन रीजन है। फर्स्ट इज कैशिंग, क्योंकि सीपीयूज के पास एक लोकल मेमोरी होता है कैशे करके, जिसपे वो डेटा रैम से लोड करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फॉर वन सिंगल पर्पस, फास्ट होने के लिए और परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए। सेम रीजन की वजह से वो इंस्ट्रक्शंस को रीऑर्डर भी करते हैं। ठीक है। सो अगर एग्जांपल समझे इंस्ट्रक्शंस रीऑर्डरिंग का, सो लेट्स से आप एक कोड लिख रहे हो जहां पे आप एक ऑब्जेक्ट ए बना रहे हो, एंड देन जब ये ऑब्जेक्ट ए बन जाता है तब आप एक बुलियन वैल्यू इज रेडी को ट्रू मार्क कर रहे हो। ठीक है। अभी क्या होगा जब आप इसको मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में रन करोगे, तो क्योंकि ये हेवी टास्क है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो सीपीयू सोचेगा कि हे मैं इसको रीऑर्डर कर देता हूँ। वाई टू वेट, वो क्यों वेट करेगा इसको एग्जीक्यूट होने में? ठीक है। वो वेट नहीं करना चाहेगा, वो देखेगा कि लेट से इसमें मेरे को ज्यादा समय लगेगा, इसमें मेरे को कम समय लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो सीपीयू इसको
पहले एग्जीक्यूट करेगा और इसको बाद में, ठीक है। सेम वे कोड के पर्सपेक्टिव से, हमारे पर्सपेक्टिव से ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये बाद में। तो सीपीयू रन टाइम पे डिसाइड करता है इंस्ट्रक्शन को देख के किसको पहले एग्जीक्यूट करना, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना। इसका बस एक सिंपल रीजन है, फास्ट और परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए बस। तो अभी तक हमने बात किया प्रॉब्लम्स के ऊपर। देन हमने समझा दो मेन प्रॉब्लम्स है, कैशिंग एंड देन रीऑर्डरिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी करेंसी प्रोग्रामिंग में अगर हम समझे एटॉमिसिटी के बारे में, सो मैंने बात किया था मेनली जहां पे शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट्स वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं वहां पे आपको स्टेल डेटा या आपको रेस कंडीशन की इश्यूज फेस करने मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो भी आप ऑपरेशंस करोगे ऑन अ वेरिएबल, स्टेट म्यूटेबल वेरिएबल, कोई भी ऑपरेशंस आप स्टेट म्यूटेबल वेरिएबल्स के ऊपर करोगे, आपको मेक श्योर करना होगा कि वो एटॉमिक हो। एटॉमिक मींस जो भी आप ऑपरेशंस करोगे विल फॉर्म ऑल इन वन गो और नॉट एट ऑल। जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे किसी भी स्टेट म्यूटेबल वेरिएबल के ऊपर, वो या तो सारा एक ही बार में हो जाए या तो वो हो ही ना, बीच में सिचुएशन ना रहे। सो हमने जो एग्जांपल देखा था रीड मॉडिफाई राइट का, लेट्स से अगर थ्रेड ए एग्जीक्यूट कर रहा है इस प्रोग्राम को, देन वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करेगा, देन थ्रेड बी स्टार्ट होगा। थ्रेड ए लेट्स से यूपीआई ट्रांजैक्शन आप जो भी कर रहे हो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एटीएम का ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा जो भी डेटा में चेंज होगा, बैलेंस में चेंज होगा, स्टेट म्यूटेबल वेरिएबल्स में चेंज होगा, उसका डेटा हमेशा करेक्ट प्रिडिक्टेड हो। एटॉमिसिटी के बारे में आपने समझा। एटॉमिसिटी बेसिकली ये कहता है कि जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे स्टेट म्यूटेबल वेरिएबल या डेटा के ऊपर, तो सारे के सारे ऑपरेशंस जो उस पर परफॉर्म हो रहे जिसके वजह से वो डेटा मॉडिफाई हो रहा है, वो सारे के सारे या तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए या तो हो ही ना। ऐसा ना हो कि कोई थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और फिर उसको बीच में ही रोक के कोई दूसरा थ्रेड उस डेटा के ऊपर ऑपरेट करने लग जाए। वो चीज नहीं करने देना। अगर वो चीज हुआ तो इशू का सामना करना पड़ेगा जो कि होता है रेस कंडीशन, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि वो चीज हम अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बैरियर्स। बेसिकली आपका डेटा है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस और मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो डेटा है वो वेरी अनसर्टेन होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थ्रेड उसको एक ही टाइम पे एक्सेस और अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी हमें प्रिडिक्टेड डेटा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उस चीज को अचीव करने के लिए कि हमेशा मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हो रहा है वो एटॉमिक हो, उसके लिए हमें मेमोरी बैरियर कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। मेमोरी बैरियर नॉर्मल आप समझने की कोशिश करो तो एक तरह से ये एक बैरियर है डेटा के ऊपर। बेसिकली आपने इस डेटा को एक सिक्योर कंपाउंड में रख दिया, ठीक है, और वहां पे एक आपने गार्ड बैठा दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, अगर आप इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप विद द गार्ड के थ्रू जाना होगा, ठीक है। ये गार्ड बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या कोई ऑलरेडी थ्रेड है जो इस डेटा को चेंज कर रहा है। अगर वो है तो ये गार्ड दूसरे थ्रेड को बोलता है कि भाई तू वेट कर, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें मैं जाने दूंगा, ठीक है। सो यही होता है मेमोरी बैरियर। उस डेटा के अराउंड हम एक मेमोरी बैरियर क्रिएट करते हैं। अगर टेक्निकल टर्म में जानोगे आप तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, वोलाटाइल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग, देन एटॉमिक क्लास का यूज कर सकते हैं हम लोग। ये तीन तरीके हैं किसी भी डेटा के ऊपर हमें मेमोरी बैरियर क्रिएट करने का, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इन तीन मेमोरी बैरियर्स के ऊपर, रिगार्डिंग कोड्स देखेंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे सेम प्रॉब्लम देखेंगे जहां पे हम रेस कंडीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री मेमोरी बैरियर्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।